चलिए मेरे दोस्त, गुड मॉर्निंग टू ऑल। चलिए शुरू करते हैं आपके क्लास को। जो जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे, ये फीटर का क्लास है मेरे दोस्त। और फीटर और डीजल मैकेनिक का जो कॉमन सिलेबस है उसको हम लोग करेंगे, क्योंकि फीटर वाले को भी पढ़ना है और डीजल मैकेनिक वाले को भी पढ़ना है। जो जो कॉमन सिलेबस है उसको हम पहले कर लेंगे, ताकि आप कॉमन सिलेबस को पहले पढ़ लेंगे। और कॉमन सिलेबस दोनों का अगर सेम है तो पहले अगर कर लेंगे और फिर बाद में जाकर के हम दोनों के क्लासेस को अलग अलग कंसीडर करेंगे। मेरे दोस्त, हम लोग शुरू करेंगे ऐसे टॉपिक से, शुरुआत करेंगे जहां से आपको एकदम इंटरेस्ट जगना शुरू होगा और आपके अंदर वो चीजें लगेगी कि नहीं, हम कुछ अलग सीख रहे हैं, सब्जेक्ट हमें समझ में आ रहा है और क्वेश्चंस आपसे लगना शुरू हो जाएगा। तो आज हम लोग कुछ थ्योरी को भी पढ़ेंगे और साथ ही साथ मेरे दोस्त यहां पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कशन करेंगे, ताकि आपको लगेगा कि जो हम पढ़ते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमसे कैसे बनता है। तो मेरे दोस्त यहां पे शुरू कर रहे हैं। पहला क्लास आपका फीचर का है, जिसको हम लोग शुरू कर रहे हैं मेरे दोस्त। यहां पे पहला क्लास में यहां पे पहला चीज आपके सामने है। तो पहला जो टर्म आप देख रहे हैं मेरे दोस्त, इसको गौर से देखना क्या लिखा हुआ है। पहला जो टर्म है, ये आपका जो टॉपिक है मेरे दोस्त, ये लिमिट फिट एंड टॉलरेंस का है। जैसा कि इसमें आपको मेंशन नहीं किया हुआ है, मैं आपको यहां पे मेंशन कर देता हूं। ये जो टॉपिक है मेरे दोस्त आपका लिमिट फिट एंड टॉलरेंस का है। लिमिट फिट एंड टॉलरेंस का है। लिमिट फिट एंड टॉलरेंस का ये टॉपिक है। तो लिमिट किसको बोलते हैं, क्यों लिमिट लेते हैं, क्यों फिट के ऊपर हम लोग बात करेंगे मेरे दोस्त, और टॉलरेंस क्या होता है इसको भी हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। तो ये हमारा टॉपिक है मेरे दोस्त, इसको हम लोग यहाँ पे बारीकी से पढ़ने वाले हैं और समझना मेरे दोस्त पॉइंट को, क्योंकि विदाउट पॉइंट को समझे हुए ये टॉपिक अधूरा है। और मैं आपके सामने, आप देखते होंगे मेरे दोस्त, कुछ ग्राफ भी है, इसके जरिए मैं अगर आपको करवाऊंगा तो हमें लगता है कि ये टॉपिक आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा और कंसेप्ट आपको नजर आएगा। तो मेरे दोस्त यहां पे शुरू कर रहे हैं आपके इस क्लास को। तो यहां पे पहला टर्म जो लिमिट एंड फिट टॉलरेंस का, ये दोनों में कॉमन है मेरे दोस्त। यहां तक कि एमआरएससी का जो सिलेबस होता है उसमें भी ये कॉमन होता है। तो जो कॉमन सिलेबस है जिसमें आपको लिमिट फिट टॉलरेंस पढ़ना है, तो डीजल वाले को भी पढ़ना है, डीजल मैकेनिक को, और साथ ही साथ आप कहेंगे यहां पे फीचर वाले को भी पढ़ना है। तो यहां पे बात आती है मेरे दोस्त, समझना बारीकी से, इंटरचेंजेबिलिटी की बात आती है। तो सबसे पहले अगर इंटरचेंजेबिलिटी को अगर समझते हो तो आप किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए आप सक्षम रहोगे। और इंटरचेंजेबिलिटी का जो टर्म हम लोग यूज करते हैं, किसके लिए करते हैं, ये पहला ही क्वेश्चन निकल करके आता है एग्जाम में। ये पूछा जाता है कि हम लोग इंटरचेंजेबिलिटी क्यों यूज करते हैं। तो मेरे दोस्त समझना, इंटरचेंजेबिलिटी का यूज हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि इंटरचेंजेबिलिटी जो होता है ये आपका मास प्रोडक्शन के लिए होता है। समझना बारीकी से, ये किसके लिए होगा, आप कहेंगे यह मास प्रोडक्शन के लिए ये चीजें यूज होती है। मास प्रोडक्शन कहने का मतलब समझना मेरे दोस्त कि आप, मास कहने का मतलब है कि ज्यादा मात्रा में अगर कोई प्रोडक्ट तैयार करना होगा तो हम लोगों को इंटरचेंजेबिलिटी का कंसेप्ट पता होना चाहिए। अगर 2-4 पीसेस बना रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बहुत सारे पीसेस का हम लोग अगर मशीन पे काम कर रहे हैं, बहुत सारे पीसेस अगर हम लोग बना रहे हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट को तैयार कर रहे हैं, तो मेरे दोस्त इसका कंसेप्ट होना आपके लिए बहुत जरूरी होता है। और ये इंटरचेंजेबिलिटी टर्म जो आता है मेरे दोस्त, याद रखना, ये बस और बस मास प्रोडक्शन के लिए आता है। मास प्रोडक्शन को आप अगर हिंदी में बोलेंगे तो यह बहुत उत्पादन के लिए आता है। यानी आप कहेंगे यह बहुत उत्पादन के लिए, आप हिंदी में भी इसको बोलेंगे मेरे दोस्त, ये बहुत उत्पादन के लिए या फिर बहु उत्पादन के लिए। ये टर्म जो यूज होता है, कहेंगे यह बहु उत्पादन। कहने का मतलब है मेरे दोस्त कि ज्यादा मात्रा में, यहां पे मास का मतलब ये हुआ ज्यादा मात्रा में प्रोडक्ट। समझना बारीकी से, मास का मतलब यहां पे है कि ज्यादा मात्रा में अगर प्रोडक्ट तैयार करना पड़ेगा आपको, अगर ज्यादा मात्रा में प्रोडक्ट तैयार करना पड़ेगा मेरे दोस्त, तो उसके लिए आपको मास प्रोडक्शन यानी कहने मतलब इंटरचेंजेबिलिटी का यूज करना पड़ेगा। इंटरचेंजेबिलिटी को अगर मेरे दोस्त समझना चाहते हैं तो सिंपल से लैंग्वेज में हम ये कहेंगे कि हम पार्ट्स को क्या करते हैं, बहुत सारे पार्ट्स बनाते हैं, उनको कैटेगराइज कर देते हैं, उनके डायमेंशंस के पार्ट्स को कैटेगराइज करके अलग रखते हैं और उनके दूसरे डायमेंशंस को हम लोग अलग रखते हैं। जब मेरे दोस्त हम लोग मशीन पे कुछ भी काम करते हैं तो याद रखना कि हम एक्यूरेट, या कोई भी मशीन या कोई भी आदमी एक्यूरेट काम नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि आप जब पार्ट्स बनाते हैं ना, वो एमएम में उनका मेजरिंग होता है, उनकी डायमेंशंस एमएम में होती है मेरे दोस्त। अगर थोड़ा सा भी एमएम में वेरिएशंस आ गया ना, थोड़ा सा भी अगर एमएम में वेरिएशंस ज्यादा हो गया
तो वो पार्ट्स जो आप इतना महंगा पार्ट्स, इतना सारा उसके अंदर इतने लेबर कॉस्ट होंगे, उतना मटेरियल का कॉस्ट हो रहा है, उसमें इतने वर्क मशीन वहां पे काम कर रहे हैं, इसमें इतने वर्कर वहां पे काम करेंगे, मेरा तो हमारा इन्वेस्टमेंट बेकार चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वो डायमेंशन अगर हमारा प्रॉपर नहीं मिला ना, तो वो प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, तो रिजेक्टेड में चला जाएगा। यानी कहने का मतलब हो वो हमें फिटिंग में काम नहीं आएगा, किसी मशीन में उसको हम यूज नहीं कर पाएंगे। क्यों? उसका डायमेंशन वेरिएशन आ गया। इसीलिए मेरे दोस्त इंटरचेंजेबिलिटी हम लोग इसलिए पढ़ते हैं ताकि इनका कंसेप्ट जो है, हम मास प्रोडक्शन के लिए किसी भी वस्तु को जब हम बनाते हैं, मास लेवल पे ज्यादा मात्रा में हम बनाते हैं, तो उसके लिए इसका कंसेप्ट का यूज करते हैं। और मेरे दोस्त याद रखना कि जब कभी भी आप प्रोडक्ट कोई भी बनाओगे ना, तो उसके ऊपर के लिमिट और नीचे के लिमिट को लेकर के बनाना पड़ेगा। क्यों? जैसे कि मान के चलते हैं कि हमको कोई भी चीज चाहिए, कोई भी प्रोडक्ट चाहिए, वो हमें 50 mm का चाहिए। उनका डायमेंशन कितना? मान लेते हैं कि 50 mm का डायमेंशन चाहिए। मेरे दोस्त आप मशीन पे जब काम करेंगे ना, तो कुछ ना कुछ एरर आएंगी, आपकी वजह से कुछ ना कुछ एरर आएंगे, मशीन के वाइब्रेशन वगैरह की वजह से कुछ ना कुछ एरर आएंगे मेरे दोस्त। इसीलिए जब कभी भी अगर प्रोडक्ट तैयार किया जाता है, तो आपको यह मान के चलना पड़ेगा कि हम प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं तो 50 तो एक्यूरेट नहीं बना पाएंगे, लेकिन मेरे दोस्त हमेशा कोशिश करेंगे कि इससे थोड़ा सा ज्यादा, यानी कि 50.01 या 50.02 अगर हम कंसीडर कर लेते हैं, और इससे नीचे, इससे कम कितना ले सकते हैं, तो जो एक्सेप्टेबल होगा, कहेंगे 49 पॉइंट अगर हम 90 लेते हैं मेरा दोस्त, तो हम कहेंगे कि हो सकता है कि अगर हम मशीन पे काम करेंगे तो इसके रेंज में हम इसको ले सकते हैं। अगर हम इसका रेंज डिसाइडेड कर लिए ना, इसका मतलब इस डायमेंशन से लेके इस डायमेंशन तक अगर हमारा कोई भी प्रोडक्ट बनता है, तो कहेंगे वो प्रोडक्ट हमारा एक्सेप्टेबल होगा। अगर इस डायमेंशन को अगर पार कर गया, तो हम कहेंगे वो प्रोडक्ट हमारे काम का नहीं होगा, वो हमारा रिजेक्टेबल होगा। समझना बारीकी से, अगर इससे कम डायमेंशन अगर हो गया, तो वो भी हमारे काम का नहीं होगा, कहेंगे वो भी हमारे लिए क्या होगा, रिजेक्टेबल होगा। तो मेरे को समझना बारीकी से, जब भी हम प्रोडक्ट तैयार करते हैं, तो उनका एक रेंज लेके चलते हैं, उनका एक अपर लिमिट लेके चलते हैं, उनका एक लोअर लिमिट लेके चलते हैं, ताकि जो प्रोडक्ट का वेरिएशंस, डायमेंशन का जो वेरिएशंस होगा, उसको हम कम कर पाएंगे। उनकी जो उनके अंदर रिजेक्टेड पीस होंगे वो आपके कम होंगे। क्यों? क्योंकि डायमेंशंस में बहुत कम का वेरिएशंस होगा। क्यों? क्योंकि हमने इसका रेंज मान लिया। यानी कहने वाला 50 mm का प्रोडक्ट तैयार करना है, मशीन पे काम कर रहे हैं, एरर की वजह से 50 से या तो कम या 50 से थोड़ा सा ज्यादा, इनके बीच का जो प्रोडक्ट होगा ना, वो हमारे काम का है। लेकिन अगर इनसे अगर नीचे अगर हम जाते हैं, इससे नीचे अगर हम डायमेंशंस में जाते हैं, या इससे अगर हम ज्यादा डायमेंशन में जाएंगे, तो हम कहेंगे ये प्रोडक्ट हमारे काम का नहीं होगा। लेकिन अगर 49.90 से लेकर के अगर 50.02 के डायमेंशंस के बीच में अगर कोई प्रोडक्ट बनता है मेरे दोस्त, तो आप कहेंगे वो हैप्पीली उस चीज को हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। तो मेरे दोस्त आप समझना कि इंटरचेंजेबिलिटी का ये कुछ डेफिनेशंस है, और उसके बाद मैं ग्राफ पे आता हूं। तो ग्राफ के जरिए भी मैं आपको सिखाऊंगा कि ये ग्राफ क्यों लिया जाता है, क्यों ऐसा हम लोग कंसीडर करते हैं। तो चलिए यहां पे जो टर्म लिखा हुआ है, पहले उस टर्म को एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये लिखा हुआ है कि कारखानों में, कारखाना का जो स्टोर होता है, जो इंडस्ट्री का स्टोर होता है, क्योंकि आप बहुत सारा बहुत बड़ा बड़ा इंडस्ट्री है, बहुत सारे चीज का असेंबलिंग होते रहता है, बहुत बड़े बड़े कार का, बहुत बड़े कार का मैन्युफैक्चरिंग होते रहता है। आप जानते हैं मेरे दोस्त, बहुत सारे पार्ट्स उसमें लगते हैं। किसी भी चीज को डिजाइन करने के लिए उसमें छोटे छोटे पार्ट्स जो होते हैं, बहुत सारे पार्ट्स लगते हैं। तो मेरे दोस्तों हम क्या करते हैं कि उस पार्ट्स को बना करके उसके डायमेंशन को उनको कैटेगराइज करके एक जगह रखते हैं। ये हमारा नट का है तो उसका डायमेंशन ये है, ये उसका डायमेंशन है, ये इसका डायमेंशन है। जिस डायमेंशन का जो चीजें चाहिए उसके साथ लाएंगे, तुरंत उसको क्या करेंगे, असेंबल कर देंगे। यानी कहने का मतलब है मेरे दोस्त, हमारे पास हम कहेंगे हमारे समय को भी क्या करेगा, तो कम करेगा। क्योंकि कैटेगराइज किया हुआ है कि हमें इसी डायमेंशन का कोई वस्तु चाहिए, और हम डायरेक्ट ला करके यूज करके अपने मशीन में फिट करके अपना हम काम कर सकते हैं, या फिर किसी प्रोडक्ट को हम सप्लाई भी वहां से डायरेक्ट कर सकते हैं। तो समझना यहां पे क्या कह रहा है कि कारखानों के स्टोर के अंदर कुछ अतिरिक्त पार्ट्स है। समझना बारीकी से, कह रहा है कि कारखानों के अंदर, कारखानों के स्टोर के अंदर कुछ अतिरिक्त पार्ट्स जिनके टूटने या घिसने की संभावना अधिक रहती है। समझना बारीकी से मेरे दोस्त, किसी मशीन पे आप काम कर रहे हैं, अचानक मशीन, चूंकि मशीन है तो आप कुछ नहीं कह सकते हैं, हो सकता है कि कोई पार्ट्स डैमेज हो गया, मशीन का कुछ पार्ट्स डैमेज हो गया। तो मेरे दोस्त आपके अगर मशीन के पार्ट्स डैमेज हो गए, तो वो पार्ट्स आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, क्योंकि आप प्रोडक्शन करने जा रहे हैं। वो पार्ट्स अगर अवेलेबल नहीं रहेगा, तो मेरे दोस्त अगर आप उस पार्ट्स को 2 दिन में मंगाएंगे, 3 दिन में मंगाएंगे, या ज्यादा समय लगेगा,
उतना देर आपका मशीन खाली बैठेगा, उतने देर जो उस पर काम कर रहे थे आदमी वो खाली बैठेंगे। मेरे को समझना बारीकी से, इससे आपको भारी लॉसेस यानी कि भारी आपको यहां पे लॉस का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए मेरे को समझना बारीकी से, क्या करते हैं कारखाना के स्टोर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, कुछ पार्ट्स के डायमेंशंस को, बने हुए पार्ट्स को हम लोग स्टोर करके रखते हैं, ताकि अगर मशीन के अंदर थोड़ा सा भी कहीं से कुछ अगर गड़बड़ी आता है, कोई पार्ट्स अगर डैमेज होता है, तो हम वहां से उठा करके लाएंगे और फट से सेट करके फिर से हम अपने मशीन को वहां से रनिंग करवा सकते हैं। समझना बारीकी से। अब कहता है कि इसको हम लोग टूटने या घिसने की संभावना रहती है, जाहिर सी बात है मशीन है, कुछ भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं, कह रहा है कि पार्ट्स का यह गुण जिसके कारण, समझना, पार्ट्स का यह गुण जिसके कारण उन्हें मशीनों में आवश्यकता पड़ने पर, यहां पे मेरे दोस्त ध्यान में रखना, मशीनों पर आवश्यकता पड़ने पर उसमें तुरंत फिट किया जा सके। लाए और तुरंत फिट कर दिए। अगर मेरे दोस्त, अगर हमारे पास वो ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, हमारे पास वो प्रोडक्ट अगर उसी डायमेंशन का बना नहीं रहेगा, तो पता चलेगा कि मार्केट खरीदने के लिए गए, कहीं और खरीदने के लिए गए, समय हमारा जाएगा, हमारे कारीगर वगैरह बैठे रहेंगे, हमारी मशीन बैठी हुई रहेगी। यानी कहने का मतलब है मेरे दोस्त, हम कहेंगे वहां पर हमारा मशीन जो है प्रॉपर आउटपुट नहीं दे पाएगा, जिससे हम काफी लॉसेस में चले जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है मेरे दोस्त कि हम लोग क्या करेंगे, डायमेंशन के पार्ट को, इसी डायमेंशन के पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, वहां पे अपना उस रेंज के पार्ट्स के डायमेंशन को, हमेशा जो भी पार्ट्स अलग अलग पार्ट्स हैं सबका अपर लिमिट लोअर लिमिट सबका होगा। अगर एक बोल्ट है ना, तो उस बोल्ट के डायमेंशंस में भी अपर और लोअर होता है। अगर एक नट है ना, तो उसका भी अपर और लोअर होता है। कोई भी पार्ट्स अगर बनाते हैं ना, तो उनका रेंज होता है, उसी के रेंज में हम लोग बनाते हैं, क्योंकि वही पॉसिबल है, इसलिए रेंज लेकर के चलना पड़ता है, एक्यूरेट तो कर नहीं सकते मेरे दोस्त। इसी चीज को हम कहते हैं कि हम गए तुरंत वहां से उठा करके लाए और अपने मशीन में उसको फिट कर दिया, और हमारा यहाँ पे मशीन पर यहाँ पे वर्क करना शुरू कर दिया। इसी टर्म को हम लोग क्या कहते हैं मेरे दोस्त, कहेंगे इंटरचेंजेबिलिटी का टर्म कहते हैं। इंटरचेंजेबिलिटी कहने का मतलब है मेरे दोस्त, लाए और तुरंत फिट कर दिए, सेम उसी डायमेंशन का प्रोडक्ट हमारे पास था स्टोर में, तुरंत हम यूज किया और हमारा मशीन फिर से वर्किंग करना स्टार्ट कर दिया। इससे क्या हुआ, हमारी समय की बचत हुई, हमारे जो कॉस्टिंग है, हमारे हमें जो लॉसेस होने वाले थे वो लॉसेस कम हो गया, यानी हमारी प्रोडक्टिविटी भी क्या होगी, कहेंगे ज्यादा होगा। हमें जितना प्रोडक्शन करना था उतना प्रोडक्शन को हम इफिशिएंट वे में कर पा रहे हैं। तो मेरे दोस्त ये इंपॉर्टेंट है। तो अब समझना बारीकी से, मैं जो यहां पे बताने जा रहा हूं, मेरी बात को समझना मेरे दोस्त यहां पे गौर से। आपको ये दो टर्म दिख रहा होगा कि इंटरचेंजेबिलिटी अगर हम लोग को प्राप्त करना होगा, तो समझना बारीकी से, अगर इंटरचेंजेबिलिटी हमको चाहिए तो उसके लिए कुछ चीज हमारे लिए जरूरी चीजें होंगी। अगर इंटरचेंजेबिलिटी प्राप्त करना होगा तो पार्ट्स को, जो भी पार्ट्स अगर हम बना रहे हैं ना, उसको कुछ निर्धारित सीमाओं के अंदर बनाना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया कि पार्ट्स को कुछ निर्धारित सीमाओं में बनाया जाता है, सीमाओं में बनाया जाता है। मेरे दोस्त अभी जस्ट मैंने बात किया कि एक अपर लिमिट एक लोअर लिमिट डिसाइड करेंगे, क्योंकि उस रेंज में अगर बनाएंगे ना, तो हमारे पास क्या होगा, वो वस्तु अवेलेबल रहेगा, वो पार्ट्स अवेलेबल रहेगा, हम ला करके आराम से मशीन में फिट कर देंगे। तो वही कह रहा है कि इंटरचेंजेबिलिटी प्राप्त करने के लिए, अगर इंटरचेंजेबिलिटी प्राप्त करना होगा, तो आपको पार्ट्स जो होगा मेरे दोस्त यहां पे कुछ निर्धारित सीमाओं में, उनके कुछ रेंज में बना करके आपको रखना पड़ेगा। समझना बारीकी से। अब यहां पे आता है, एक हमारा क्या है मेरे दोस्त, समझना, ये एक होल है और दूसरा क्या है मेरे दोस्त, यहां पे शाफ्ट है। एक होल है और दूसरा क्या है, यहां पे शाफ्ट है। होल कहने का मतलब है मेरे दोस्त, आप देख रहे होंगे ना, ये गोल सा, ये मान लेते हैं कि ये होल है। आप शाफ्ट भी जानते हैं कि गोल ये वाला होल होता है, और शाफ्ट आप जानते हैं कि मोटा सा जो जिस व्हील के अंदर में रहता है, तो उसको हम लोग शाफ्ट कहते हैं। तो अगर हमें होल बनाना है, होल वाला वर्क पीस चाहिए या शाफ्ट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, होल और शाफ्ट जब हम बनाते हैं मेरे दोस्त, क्योंकि होल और शाफ्ट की बातें यहां पे आएगी और क्वेश्चंस इस पे आते हैं मेरे दोस्त। तो होल जो होता है, जो चीज में छिद्र रहता है, वो भी हमारे दो डायमेंशंस के होने चाहिए। उनका दो डायमेंशंस कहने का मतलब मेरे दोस्त, उनका अपर लिमिट होना चाहिए, उनका लोअर लिमिट होना चाहिए। समझना बारीकी से। मैं अगर आपसे कहूं कि मेरे दोस्त हमें 50 mm का चाहिए, हमें कितने mm का चाहिए, हमें 50 mm का चाहिए, तो जब हम मशीन पे काम करते हैं ना, तो ऐसा हम लोग लेकर के चलते हैं कि 50 से थोड़ा सा ज्यादा और 50 से थोड़ा कम डायमेंशन का प्रोडक्ट हमको रखना पड़ेगा। अगर ज्यादा हो गया ज्यादा तो भी रिजेक्टेड है, अगर बहुत कम हो गया फिर भी रिजेक्टेड है। इसीलिए एक रेंज मान लेते हैं कि जिसको हम लोग लोअर लिमिट कहते हैं। तो इधर वाले को हम लोग क्या कहेंगे मेरे दोस्त, इधर वाला जो हमें दिख रहा है इस टर्म को, इसको हम लोग लोअर लिमिट का नाम देते हैं। समझना बारीकी से, जिसको निम्न सीमा आप हिंदी में बोलेंगे। समझना बारीकी से, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे मेरे दोस्त, कहेंगे इसको निम्न सीमा बोलेंगे। ये जो आपको डॉटेड
डॉटेड लाइन दिख रहा है ना, इसको हम लोग निम्न सीमा बोलेंगे, और ये वाला जो डॉटेड लाइन दिख रहा है ना, इसको हम लोग उच्च सीमा बोलेंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे मेरा दोस्त, कहना, इसको हम अपर लिमिट का नाम देते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, कहेंगे ये अपर लिमिट है, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे, तो कहेंगे इसको उच्च सीमा का नाम देंगे। इसको हम लोग उच्च सीमा का नाम देंगे। तो ये तो डिसाइडेड हो गया ना कि हमारे पास लोअर लिमिट, अपर लिमिट। हमको क्या चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको 50 mm चाहिए, तो हम कहेंगे 50 mm से थोड़ा सा कम, 50 mm से थोड़ा सा ज्यादा। लेकिन मेरा दोस्त इस लिमिट को, ये जो लिमिट आप देख रहे हैं ना, अगर इधर आया ना तो कहेंगे ये रिजेक्टेड है। ये कौन सा बात कहेंगे, ये रिजेक्टेड। अगर इधर आ गया, इस डायमेंशन से अगर इधर आ गया, कहेंगे वह रिजेक्टेड होगा, उसका हम लोग यूज नहीं कर सकते, वह रिजेक्टेड है। अगर मेरे दोस्त ये अपर लिमिट है उसका, अपर लिमिट है उसका, अगर इसको भी क्रॉस कर गया ना मेरे दोस्त, कहेंगे ये भी हमारे लिए क्या होगा, कहेंगे ये भी हमारे लिए मेरे दोस्त, कहेंगे वह रिजेक्टेड है। तो समझना, एक रेंज में बनाता है, अगर रेंज को पार किया तो कहेंगे वो पीस हमारे काम का नहीं है। क्यों, क्योंकि यूज ही नहीं हो पाएगा, वो किसी में फिट ही नहीं हो पाएगा। इसलिए एक रेंज में बनाते हैं। क्यों रेंज में बनाते हैं, इसलिए रेंज में बनाते हैं कि एक्यूरेट बनाना पॉसिबल नहीं है कोई भी प्रोडक्ट, इसीलिए थोड़ा सा नीचे और थोड़ा सा ऊपर लेकर के, नीचे वाले अगर हम 50 का बनाना चाहते हैं, हमारा डिजायर है कि हमको 50 चाहिए ही चाहिए, तो 50 से थोड़ा सा कम और 50 से थोड़ा सा ज्यादा, कम से ज्यादा जो होगा वही उसका रेंज होगा। उस रेंज में जो भी प्रोडक्ट होंगे वो हमारे काम का होगा। इसका मतलब समझना मेरे दोस्त, यहां पे जो मैं कह रहा हूं कि इधर जो भी प्रोडक्ट बनेगा, इधर का जो भी होगा लोअर लिमिट से इधर का, और अपर लिमिट से उधर का जो भी प्रोडक्ट होगा ना, ये सब के सब क्या होगा मेरे दोस्त, हम कहेंगे ये सब के सब बिना काम का होगा। ये रिजेक्टेड वाला माल होगा, इधर वाला यूज नहीं करेंगे, इधर वाला हम भी यूज यहां पे नहीं करेंगे। तो हम यूज कौन सा करेंगे मेरे दोस्त, तो समझना बारीकी से, जो भी यूज करेंगे ना वो बस और बस, बस और बस वह कौन सा यूज करेंगे, कहेंगे ये वाला पार्ट्स यूज करेंगे, इनके बीच वाला पार्ट्स को हम यूज करेंगे। ये हमें चाहिए, इस रेंज से लेकर के इस रेंज तक के वस्तु हम क्या करेंगे, हम यहां पे डिजाइन करेंगे। तो मेरे दोस्त समझना बारीकी से, हम यहां पे होल बना लिए, कोई हमारा होल जैसा सर्कल जैसा बना हुआ है, हम यहां पे होल का एक बना लिए कोई भी प्रोडक्ट, और अगर हम साफ्ट भी उसी तरह से अगर डिजाइन कर लिए, समझना मेरी बात को मेरे दोस्त। यहां पे जो मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर हमारा ये साफ्ट है तो साफ्ट के केस में भी सेम कंडीशंस हमको रखना पड़ेगा। इसके लिए भी हमें ये जो लिमिट दिख रहा है ना, इसको हम लोग अपर लिमिट का नाम देंगे। जैसा कि मैंने यहां पे यूएल लिखा, यूएल का मतलब ये अपर लिमिट, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उच्च सीमा का नाम देते हैं। और ये जो डॉटेड लाइन है, इसको हम लोग लोअर लिमिट का नाम देते हैं। ये लोअर लिमिट है, यानी कि इसमें भी लोअर लिमिट है, इसमें भी अपर लिमिट है। अगर इससे ज्यादा हुआ, इस एक्सिस में देखेंगे, अगर इस एक्सिस में इधर से ज्यादा हुआ ना, तो ये जो ज्यादा वाला है और इधर जो ज्यादा वाला है मेरे दोस्त, इधर जो कम वाला है, इसको भी हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं। ये हमारे लिए क्या है, मेरे काम का नहीं है। इसका मतलब ये रिजेक्टेड माल है, ये रिजेक्टेड है। इधर वाला जो है मेरे दोस्त, हम कहेंगे ये भी हमारा क्या होगा, कहेंगे ये भी रिजेक्टेड होगा। जब ये दोनों रिजेक्टेड इधर वाला होगा, इसका मतलब है मेरे काम का कौन सा होगा मेरे दोस्त, तो कहेंगे हमारे काम का बस और बस इसी रेंज का होगा। हम यहां से कोई प्रोडक्ट को लाएंगे, यहां से लाएंगे, इन दोनों को असेंबल कर देंगे। मेरे को समझ में आ गया होगा, हम यहां से उठाएंगे किसी भी प्रोडक्ट को और यहां से किसी प्रोडक्ट को लेंगे और उसको असेंबल कर देंगे, आसानी से उसमें असेंबल हो जाएगा और हम आसानी से क्या करेंगे, उसका यूटिलाइज कर पाएंगे। इसीलिए मेरे दोस्त, कोई भी प्रोडक्ट अगर बनाएंगे ना, तो हम लोगों को उसका अपर लिमिट लोअर लिमिट डिसाइड करना पड़ेगा। चाहे वो होल हो, चाहे साफ्ट हो, चाहे नट हो, चाहे बोल्ट हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, उसका अपर और लोअर लिमिट दोनों डिसाइडेड होता है। पहले डिसाइड करना है, उसके बाद आप मैन्युफैक्चरिंग कीजिए, उसी के रेंज में कीजिए, तो मेरे दोस्त आपके वो पीसेस क्या होंगे, एक्सेप्टेबल होगा। इसका मतलब है कि ये पीसेस जो होंगे ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल होगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, समझना बारीकी से, इसको हम लोग यूज कर लेते हैं, ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल है, ये भी हमारे लिए क्या होगा मेरे दोस्त, यहां पे कहना कि ये भी हमारे लिए एक्सेप्टेबल है, ये भी हमारे लिए एक्सेप्टेबल है। लेकिन इस रेंज से ये लोअर लिमिट जो आप देख रहे हैं यहां पे, ये लोअर लिमिट जो आप देख रहे हैं, ये वाला पॉइंट लोअर लिमिट को ये लाइन इंडिकेट करता है। इससे इधर की बात करेंगे तो रिजेक्टेड हो जाएगा, इससे इधर की बात करेंगे तो फिर भी रिजेक्टेड हो जाएगा। इसका मतलब ये अपर लिमिट का लाइन है, ये लोअर लिमिट का लाइन है। हमको क्या चाहिए, इसके बीच वाला चाहिए, इससे बीच वाला। सेम यहां पे भी ये लोअर लिमिट, ये हमारा अपर लिमिट होगा। इधर वाला रिजेक्टेड है, इधर वाला भी रिजेक्टेड है, इसके बीच का चाहिए। हम यहां से कोई सामान लाएंगे, कोई भी प्रोडक्ट लाएंगे, इसके साथ हम क्या करेंगे, उसको फटाक से असेंबल कर देंगे। असेंबल करने का मतलब होता है मेरे दोस्त एक दूसरे में फिट करना, और आसानी से फिट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डायमेंशन मेरा दोस्त क्या हो रहा है, ये भी 50 mm का चाहिए था, ये भी कितना चाहिए था मेरा दोस्त, हम कहेंगे ये भी 50 mm का चाहिए।
चाहिए था। लगभग चूंकि माइक्रोन्स में होता है तो आपको यहां पे शाफ्ट के डायमेंशंस अपने होते हैं, इनके डायमेंशंस अपने होंगे। यानी तो आप यहां से कह सकते हैं मेरे दोस्त, यहां से आप क्लियरली बोल सकते हैं, अगर ये 50 अगर हम नहीं लेंगे, शाफ्ट को अगर हम यहां पे मान लेते हैं कि शाफ्ट हमें 49 का चाहिए, तो हम कहेंगे 49 से थोड़ा सा कम और 49 से थोड़ा सा ज्यादा लाएंगे, वहां से और फिट कर देंगे, आसानी से फिट हो जाएगा। तो ये मेन कांसेप्ट होता है कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं ना, तो उसको अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में बनाना पड़ेगा, ताकि हमारे वो पीसेस जो होंगे ना एक्सेप्टेबल होगा, उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो समझना बारीकी से, इसीलिए मेरे दोस्त हम लोगों को एक लिमिट का टर्म यहां पे पढ़ना पड़ता है, लिमिट का टर्म पढ़ना पड़ता है। लिमिट का मतलब होता है मेरे दोस्त सीमा, लिमिट का मतलब ही होता है सीमा, और सीमा जो होगा ना, तो एक उच्च सीमा होगा, समझना, सीमा जो होगा ना वो एक उच्च सीमा होगा, एक तो उच्च सीमा होगा, और दूसरा जो सीमा होगा मेरे दोस्त उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो यहां पे हम कहेंगे वह निम्न सीमा होगा। समझना मेरी बात को मेरे दोस्त, एक उच्च सीमा होगा, एक निम्न सीमा होगा, अपर और लोअर बीच वाला यूज करेंगे, इसीलिए हम लिमिट को पढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको हेडिंग में दिया था, लिमिट, फिट एंड टॉलरेंस। तो लिमिट की मैं बात कर रहा था, आपको ये बातें समझ में आई होगी कि लिमिट क्यों लेते हैं। तो मेरे बात यहां पे समझ में आने के बाद हम लोग आगे जाकर के फिट और टॉलरेंस के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ बातें मैं आपको यहां पे और बताने वाला हूं ताकि इस चीज को आप गहराई से समझेंगे। अब समझना मेरे दोस्त कि जब हम यहां पे, अभी हम सिर्फ लिमिट के बारे में बात करेंगे, फिट टॉलरेंस हम आगे कंसीडर करेंगे, सिर्फ लिमिट के बारे में। लिमिट हम क्यों लिए, प्रोडक्ट हमको चाहिए थोड़ा सा ज्यादा थोड़ा सा कम, बनाना पड़ेगा उस रेंज में, अगर बन रहा है तो हमारे काम का है, अगर ज्यादा हो गया तो कहेंगे रिजेक्टेड है, कम हो गया बहुत ज्यादा तो कहेंगे वो भी रिजेक्टेड है, अगर रेंज में है तो हम कहेंगे ये हमारे काम का है। समझना बारीकी, इसीलिए हम लोग इंटरचेंजेबिलिटी टर्म का यूज किए, वहां से प्रोडक्ट यहां से प्रोडक्ट लाकर के असेंबल कर देंगे। अगर इंटरचेंजेबिलिटी हम लोग लेकर के आते हैं तो उनकी एडवांटेज क्या है वो आपको पता होना चाहिए। उनका जो एडवांटेज होगा मेरे दोस्त वो क्या होगा, कहेंगे जो हम लोग यूज कर रहे थे, यहां पे जो ग्राफ हम लोग यूज कर रहे थे कि अगर हम उसी लिमिट का चाहिए, हमको इंटरचेंजेबिलिटी चाहिए, मास प्रोडक्शन में वस्तु चाहिए, मास प्रोडक्शन में कोई प्रोडक्ट चाहिए, तो हम लोगों को उसका एडवांटेज भी जानना पड़ेगा, उसके कुछ डिसएडवांटेज हैं उनको भी जानना पड़ेगा। तो हम लोग एडवांटेज के बारे में बात करते हैं, क्यों ऐसा करते हैं। अगर मैं दोस्त इंटरचेंजेबिलिटी का यूज करेंगे, वो अगर रेंज में प्रोडक्ट को हम बना करके रखेंगे, तो हम कहेंगे जो मेरा मशीन काम करेगा ना, पहला देखिए मशीन का जो निष्क्रिय समय होगा आइडियल टाइम में क्या होगा, तो कहेंगे कमी आएगी। आपको लग रहा होगा ये टर्म क्या लिखा हुआ है, मशीन के आइडियल टाइम में कमी आएगी। इसका आइडियल टाइम कहने का मतलब है कितना देर तक मशीन बैठा रहता है। आप किसी को काम करवाने के लिए लाते हैं अपने घर में, तो आप चाहते हैं ना कि अगर 10 घंटा काम करने आए तो प्रॉपर 10 घंटा काम करें। तो वैसे ही है, अगर कोई आदमी आकर के 10 घंटा के लिए काम पे आता है और 2 घंटा अगर खाली बैठता है, तो कहेंगे उस आदमी के लिए खाली टाइम जो 2 घंटा है ना, उसके लिए वह आइडियल टाइम हो गया। तो मेरे दोस्त उसी तरह से अगर मशीन आपके यहां वर्क कर रहा है, मशीन आपके यहां काम कर रहा है, अगर वह मशीन थोड़ा देर तक बैठा रह गया ना, तो कहेंगे उसके लिए वही आइडियल टाइम हो गया। इसीलिए कहेंगे आइडियल टाइम को मिनिमाइज करने के लिए, उसको कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो इंटरचेंजेबिलिटी का यूज करते हैं। और क्योंकि पार्ट्स को बदलने में बहुत कम समय लगेगा, क्योंकि अगर इंटरचेंजेबिलिटी का यूज करेंगे तो आइडियल टाइम को क्या करेंगे, उसको खाली जो हमारा मशीन बचेगा उसको कम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग इंटरचेंजेबिलिटी का यूज करते हैं। और इंटरचेंजेबिलिटी में हम क्या जानते हैं कि बहुत सारे प्रोडक्ट को बना करके रख देते हैं अपने स्टोर में और उसका उसी प्रॉपर डायमेंशंस में यूज करते हैं। तो हम इसीलिए आइडियल टाइम को कम करने के लिए, ये याद रखना कि इंटरचेंजेबिलिटी अगर हम लोग यूज करते हैं और परिवर्तनीयता अगर यूज करते हैं, तो आइडियल टाइम में कमी लाने के लिए यूज करते हैं। एक क्वेश्चन ये भी पूछेगा, एक क्वेश्चन पूछेगा कि इंटरचेंजेबिलिटी क्यों यूज करते हैं, तो कहना मेरे दोस्त कि इंटरचेंजेबिलिटी मास प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं, ज्यादा मात्रा में प्रोडक्ट बनाना होता इसलिए करते हैं। और याद रखना मेरे दोस्त, विदाउट इंटरचेंजेबिलिटी का अगर आप काम करते हैं तो आप हमेशा से फेलियर होंगे। कोई भी अगर बिजनेसमैन है, कोई भी अगर इंडस्ट्री है, हर जगह यही चीज यूज किया जाता है। अगर कोई मान लेते ये पेन बनाना है, अगर इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है ना, तो वो ये मान के चलता है कि 5 सेंटीमीटर से थोड़ा सा ज्यादा और 5 सेंटीमीटर से थोड़ा सा कम, दोनों के रेंज में हमको ये प्रोडक्ट बनाना है। तो देखा जाता है कि लगभग, चूंकि एमएम में प्रोडक्ट होता है, लगभग उसी डायमेंशंस के प्रोडक्ट निकल करके आ जाते हैं जो भी वस्तु हमें बनाना रहता है। समझना बारीकी से। तो ये एक एडवांटेज हो गया, अगर इंटरचेंजेबिलिटी यूज करेंगे तो मशीन का जो आइडियल टाइम होगा, जो खाली बैठने का समय होगा, उसको हम लोग कम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग कोई भी सामान अगर टूट फूट जाएगा तो उसको बदलने में क्या लगेगा, कहेंगे कम समय लगेगा, कहेंगे उसको हम लोग कम कर सकते हैं। दूसरा बात पे आते हैं, अगर इंटरचेंजेबिलिटी का यूज करते हैं तो पार्ट्स का जो साइज होगा पहले से निर्धारित होने पर, पार्ट्स का साइज अगर पहले से पता है, पहले से निर्धारित है,
तो उन्हें अधिक संख्या में बनवा करके आप रख सकते हैं, रखा जा सकता है, और इस पार्ट्स की कीमत में भी कमी आती है। जैसे मान लेते हैं कि कोई पार्ट्स आप मशीन यूज करते हैं, वो पार्ट्स आप बनवा करके अपने घर में रख लिए, और अचानक मान लेते हैं कि अगर 2 महीने के बाद उस पार्ट्स की कीमत बढ़ गई। मेरे दोस्त, अगर हम अपने घर में अगर स्टोर कर लेंगे उस पार्ट्स को बना करके, तो उसी मशीन में फिट करना, उसी मशीन पे उसको फिट करना, उसी मशीन के लिए वो प्रोडक्ट है। तो मेरे दोस्त, अगर कल के डेट में अगर रेट अगर बढ़ भी जाएगा, मटेरियल का रेट बढ़ जाएगा, हर चीज का रेट बढ़ जाएगा, तो कहेंगे अगर मेरे पास ऑलरेडी रहेगा तो हमारे वहां पे जो पैसा ज्यादा लगने वाला था उसको भी हम लोग इसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो हम कहेंगे यहां पे भी हमारा यूज हो जाएगा। अब तीसरी बात आती है कि अधिक अगर खपत वाले पार्ट्स होंगे वो बाजार में बने बनाए मिल जाते हैं। और आप जानते हैं मेरे दोस्त कि अगर ज्यादा खपत होता है किसी चीज का तो वो मार्केट में आपको इजीली अवेलेबल होता है, ये बात आपको पता होगा। तो हम कहेंगे कि अधिक खपत वाले पार्ट्स जो होते हैं बाजार में आसानी से मिल जाते हैं। अब समझना मेरे बात को मेरे दोस्त, ये चौथा पॉइंट जो आपको लिख रखा है कि पार्ट्स को असेंबल करना आसान हो जाता है। जो भी पार्ट्स हम बनाते हैं ना, अगर हमारे पास स्टोर में अगर बना हुआ पार्ट्स ऑलरेडी है, उस रेंज का अगर बना हुआ है, तो हम फटाफट वहां से शाफ्ट लाए, यहां से होल लाए, दोनों को असेंबल कर दिए। असेंबल करने का मतलब होता है दोनों को फिट करना। आप देखेंगे जैसे कि मोटरसाइकिल है, तो मोटरसाइकिल के सारे पार्ट्स अलग अलग होते हैं। जब असेंबल का बात आएगा ना, तो सारे पार्ट्स को क्या करते हैं, इसको सबको कस दिया जाता है। एक मोटरसाइकिल देखते होंगे रन करने लगता है कंप्लीट बनने के बाद, असेंबल होने के बाद। लेकिन अगर उसको डिसेंबल करेंगे तो सारे पार्ट्स को खोल करके अलग अलग करना पड़ेगा। असेंबल करने का मतलब होता है पार्ट्स को जोड़ देना। तो मेरे को समझना बारीकी से, अगर आपको पार्ट्स को असेंबल करना भी क्या होगा, तो कहेंगे आसान होगा। क्यों आसान होगा? क्योंकि स्टोर में जाएंगे, जो एमएम का पार्ट्स चाहिए उतने एमएम का पार्ट्स ला करके सट से आप फिट कर देंगे। तो कहेंगे यहां पे असेंबली करना भी क्या होगा, कहेंगे असेंबल करना भी मेरे दोस्त, यहां पे कहेंगे असेंबल करना, ये असेंबल करना भी क्या कहेंगे, आसान हो जाता है। चलो ये बात तो हो गया। अब समझना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एग्जाम में मेरे दोस्त, ये आपको एएलपी में भी ये क्वेश्चंस कितना बार रिपीट हुआ है, और साथ ही साथ मेरे दोस्त इसरो में या डीआरडीओ में आपको देखते होंगे कि यहां पे डीएमआरसी में भी क्वेश्चंस पूछा गया है। तो मेरे दोस्त अपकमिंग वैकेंसी जो है एएलपी की भी है और पटना मेट्रो का भी अभी काम चल रहा है, तो कभी भी किसी की भी वैकेंसी आ सकती है। पढ़ा हुआ रहेगा तो आप फटाफट आप आंसर्स करेंगे। देखना मेरे दोस्त, यहां पे अगर मैं बात कर रहा था इंटरचेंजेबिलिटी का, अगर आप इंटरचेंजेबिलिटी और परिवर्तनीयता का अगर गुण जानते हैं, अगर उसके बारे में आप जानते हैं मेरे दोस्त, तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट को आप तैयार कर पाएंगे। आपको एक स्टैंडर्ड गुणवत्ता वाला प्रोडक्ट आपको मिलेगा। इसीलिए मैंने आपको लिखा है यहां पे, ध्यान से देना कि अगर हम प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं तो वह प्रोडक्ट हमें कैसा मिलेगा, तो कहना मेरे दोस्त अच्छी गुणवत्ता का मिलेगा। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि इंटरचेंजेबिलिटी से क्या फायदा होता है, तो कहना मेरे दोस्त इंटरचेंजेबिलिटी से अच्छी गुणवत्ता वाली जो पार्ट्स होते हैं वो प्राप्त होते हैं, अच्छी गुणवत्ता वाली पार्ट्स प्राप्त होते हैं। ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। चाहे वो होल हो चाहे वो साफ्ट हो, होल बना रहे थे या साफ्ट बना रहे थे, तो वो दोनों प्रॉपर डायमेंशंस का मिला, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में मिला, क्योंकि उनका डायमेंशंस का रेंज हम लेकर के चल रहे थे। तो वहां पे हम कहेंगे कि हमें एक अच्छी गुणवत्ता का वह प्रोडक्ट मिलेगा। मेरे को समझना बारीकी से, एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूं ताकि आपको यहां से कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने आपको यहां पे क्या बोला मेरे दोस्त, समझना बारीकी से, मैंने बस और बस आपको यही बोला। यहां पे पहले वाला जो केस था इसमें मैंने आपको बस और बस इतना बात बोला मेरे दोस्त, समझना बारीकी से कि आप लिमिट, फिट एंड टॉलरेंस पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लिमिट के बारे में। ये टॉपिक है आपका लिमिट, फिट एंड टॉलरेंस। तो लिमिट हम लोग क्यों लेते हैं, कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो लिमिट में बनाना पड़ता है। अगर लिमिट से फाजिल हो गया, लिमिट से अगर कम हो गया, लिमिट से ज्यादा हो गया, तो वो प्रोडक्ट हमारे काम का नहीं है, सेट ही नहीं करेगा, असेंबल ही नहीं होगा। तो एक लिमिट में उसको बनाते हैं, उसी का कुछ डायमेंशन से थोड़ा, कुछ डायमेंशन से कम लेकर के चलते हैं, उस रेंज में प्रोडक्ट बनाते हैं और लाएंगे, और वहां पे क्या करेंगे, हम अच्छे तरीके से असेंबल कर पाएंगे। इसीलिए हम लोगों को इंटरचेंजेबिलिटी पढ़ना पड़ता है। एक क्वेश्चन पूछेगा कि और अंत परिवर्तनीयता किस पे काम करता है, तो कहेंगे यह मास प्रोडक्शन के लिए काम होता है। ये किसके लिए, मास प्रोडक्शन के लिए, बहुत ज्यादा उत्पादन करना होगा तो हम कहेंगे इंटरचेंजेबिलिटी का यूज करेंगे। लेकिन अगर नंबर ऑफ पीसेस बहुत कम बनाने होंगे तब जरूरी नहीं है कि इसका हम यूज करेंगे, लेकिन अगर बहुत ज्यादा बनाना होगा तो उसके लिए यूज करते हैं। एक क्वेश्चन आपका यहीं पे आ जाएगा कि इंटरचेंजेबिलिटी को हम लोग किससे रिलेट करेंगे, ज्यादा मात्रा में अगर प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा कहेंगे इसका हम लोग यूज कर लेते हैं। एक क्वेश्चन आपका फिक्स हो गया। अब दूसरी क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसका हमेशा, कोई भी प्रोडक्ट काहे नहीं हो,
उसका अपर लिमिट होगा, उसका लोअर लिमिट भी होगा। उसके बीच में लोअर अपर के बीच वाला ही पार्ट्स को हम लोग यूटिलाइज कर पाते हैं। मेरे दोस्त समझना बारीकी से, जो एग्जांपल के जरिए मैंने यहां आपको बताया कि यहां पे एक होल ले लेते हैं, एक हम शाफ्ट ले लेते हैं और उसके बीच में हम यहां पे कुछ कांसेप्ट को आपको बताएं ताकि ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। समझना बारीकी से मेरे दोस्त। तो हमें ये चाहिए था 50 mm का चाहिए था, हमें 50 mm का चाहिए था। इस 50 mm को पाने के लिए थोड़ा सा ज्यादा और थोड़ा सा कम। अगर ये लिमिट तैयार हो गया तो इस लिमिट से ना तो हम इधर जाएंगे ना तो इस लिमिट से इधर जाएंगे, इसके बीच वाला पार्ट्स को ही हम यूज करेंगे। सेम अगर हम यहां पे शाफ्ट के लिए लेते हैं तो इससे ना तो पीछे जाएंगे ना तो इससे आगे जाएंगे, बीच वाला पार्ट जो होगा हमारे लिए डिजायर्ड होगा, उसी का हम यूज करेंगे। यहां से लाएंगे, इससे लाएंगे, दोनों को फिट कर देंगे, आसानी से फिट हो जाएगा मेरे दोस्त। समझना बारीकी से। मैं एग्जांपल के जरिए बस आपको यह बताना चाह रहा था कि कैसे इसको ग्राफ से हम लोग देखते हैं। अब समझना मेरे दोस्त, हम लोगों का टारगेट क्या था? हम लोगों का टारगेट क्या था? हम लोगों का टारगेट ये था 50 था, लेकिन 50 अचीव करना बहुत मुश्किल काम है क्योंकि हर जगह एरर है मेरे दोस्त। कितना एरर को न्यूट्रलाइज करोगे, एमएम में कितना भी एरर को न्यूट्रलाइज करोगे ना, फिर भी एरर रहती है। इसलिए हमको ये चाहिए, लेकिन इसके रेंज में पार्ट्स को बनाना पड़ेगा। हमको ये चाहिए, ये हमारा बेसिक साइज हो गया, ये बीच वाला हमारा बेसिक साइज हो गया। आगे जब कंसेप्ट का यूटिलाइज करेंगे मेरे दोस्त, तब आपको लगेगा नहीं क्या बेहतरीन चीज था। तो चलते हैं आगे की कहानी। इसी का हमने एडवांटेज बोला कि अगर आपके पास इंटरचेंजेबिलिटी का कंसेप्ट पता है, आपको रेंजेस में अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो आपकी अगर मशीन खराब भी हो जाती है तो आप जाएंगे तुरंत उतने ही डायमेंशन का प्रोडक्ट लाएंगे और मशीन में तुरंत फिट करेंगे, फिर से मशीन आपका ऑपरेट करेगा। इसका मतलब है कि मशीन का जो खाली रहने का समय था ना, वो आपका कम हो गया। यानी कहने का मतलब है उसके आइडियल टाइम को हम क्या किए, इसके हेल्प से कम कर दिए। क्योंकि हमारे पास पार्ट्स क्या था, बदलने में बहुत कम समय लगा। नहीं तो पार्ट्स अगर बदलने में डायमेंशन नहीं मिल रहा है और हमारे डायमेंशन, उस पार्ट्स के डायमेंशन को खोजने में परेशानी हो रही है, तो कहां से कहेंगे ज्यादा समय लगेगा और ज्यादा समय तक हमारी मशीन क्या होगी, खाली बैठी पड़े रहेंगे। अब समझना दूसरा पॉइंट भी हमने बताया कि पार्ट्स का साइज पहले से निर्धारित होने पे उन्हें अधिक संख्या में क्या होगा तो बनवा करके आप रख सकते हैं। और तीसरा बात मैंने ये बोला कि पार्ट्स को असेंबल करना भी बहुत आसान होता है। और सबसे लास्ट जो कि आपका एक क्वेश्चन ये भी निकल करके आता है मेरे दोस्त कि हम लोग क्या करते हैं, अगर इंटरचेंजेबिलिटी का यूज करते हैं, अगर हम लोग इस कंसेप्ट का यूज करते हैं, तो मेरे दोस्त याद रखना कि आपको हमेशा अच्छी गुणवत्ता का कोई भी प्रोडक्ट आपकी मशीन से तैयार होकर के आएगा। इसीलिए कहते हैं इंटरचेंजेबिलिटी मास प्रोडक्शन के लिए, इंटरचेंजेबिलिटी अच्छी गुणवत्ता के प्रोडक्ट के लिए काम आता है। तो दो क्वेश्चंस एकदम फेमस क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा ही आएगा, आप ये बात ध्यान में रख लेना। और तीसरी बात मैंने ये बताया कि उससे आइडियल टाइम यानी कि निष्क्रिय समय, खाली बैठने का समय को भी हम कम कर सकते हैं। और भी जो बातें मैंने बताई सारी बात को आप ध्यान में रखेंगे बस। और अवश्य आगे चलते हैं। अगला है मेरे दोस्त कि मैंने आपको लिमिट के बारे में बात किया, लिमिट के बारे में बात किया। तो अभी सिर्फ और सिर्फ हम पहले लिमिट को देखेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ मैंने यहां पे लिमिट का जिक्र किया, तो मैं सिर्फ और सिर्फ लिमिट को देखेंगे मेरे दोस्त। हमारे पास ये लिमिट का यहां पे कंसेप्ट है, इसको हम समझने का कोशिश करेंगे। ये लिमिट है, जैसा कि मैंने आपको बोला कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाना है तो हमको क्या चाहिए, मान लेते हैं 50 mm का चाहिए, तो थोड़ा कम थोड़ा सा ज्यादा। लिमिट कहने का मतलब उसका निम्न सीमा भी होगा और उसका उच्च सीमा भी होगा। जैसा कि आप यहां से फिगर में देख पा रहे होंगे कि अगर लिमिट बना रहे हैं, इसका मतलब ये सीमा है, ये क्या है तो सीमा है, ये रेंज है, सीमा है। तो एक अपर लिमिट होगा और एक लोअर लिमिट होगा। इसका मतलब है मेरा दोस्त कि वो बीच का डायमेंशन हम लोग यूज कर पाएंगे। समझना बारीकी से। इसीलिए मैं एक एग्जांपल भी लिया हूं ताकि मेरे दोस्त आपको इस एग्जांपल के जरिए आपको ज्यादातर समझ में आएगा। समझना बारीकी से। अगर कहीं पे लिखा हुआ ऐसा है 50, आपको ये एग्जांपल में क्या लिखा हुआ है मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं। आपको एग्जांपल में थोड़ा सा और भी क्लियरली मैं दिखाना चाहता हूं। आपको है यहां पे लिखा हुआ 50 में प्लस और माइनस 0.05 आपका लिखा हुआ है। इसका मीनिंग क्या हुआ समझना बारीकी से। ये एग्जांपल लिखा हुआ है, ऊपर वाला एग्जांपल को मैंने जस्ट नीचे लिखा है ताकि आपके विजुअलाइजेशंस और क्लियर होंगे। समझना बारीकी से। अगर 50 प्लस में लिखा हुआ है 50 माइनस में, इसका मतलब है कि 50 में प्लस जोड़ेंगे प्लस 50 में से माइनस उतने ही को घटाएंगे। इसका मतलब है मेरे दोस्त इसमें दो चीजें मौजूद है। कहिएगा सर क्या मौजूद है इसके अंदर, तो कहेंगे इसके अंदर दो चीजें मौजूद है। इसका अपर लिमिट भी है, इसका लोअर लिमिट है। इसका उच्च सीमा भी होगा, समझना बारीकी से। इसका उच्च सीमा भी होगा और इसका निम्न सीमा भी होगा। उच्च सीमा होगा तो कितना होगा,
कहेंगे सर हमें 50 का चाहिए था, लेकिन 50 बनाना बहुत मुश्किल काम था, इसीलिए मैंने थोड़ा सा ज्यादा और थोड़ा सा कम लिया। तो ज्यादा ज्यादा अगर लिया तो उसको उच्च सीमा कहेंगे, लेकिन मेरे दोस्त हम प्लस वाले को उच्च सीमा कहेंगे। तो 50 में कितना जोड़ेंगे, तो कहेंगे 0.05 को जोड़ेंगे, और जो भी वैल्यू आएगी ये हमारी उच्च सीमा का मान आएगा। तो कहेंगे कितना मान आएगा, तो मेरे दोस्त आप इसको जब जोड़ते हैं तो ये वैल्यू उच्च सीमा का 50.05 निकल करके आ जाएगा। इतना चूंकि हम जानते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट अगर हम लोग बनाते हैं तो यहां पे में आपको वो चीज का मेजरिंग करना पड़ता है। तो ये उच्च सीमा इसका हो गया। अगर कहेगा कि इसका निम्न सीमा क्या होगा, मेरे दोस्त समझना बारीकी से, इसका निम्न सीमा क्या होगा, तो आप कहना कि इसका निम्न सीमा जो होगा इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस लगा हुआ, प्लस में तो उच्च सीमा में जोड़ दिए, यहां पे माइनस भी तो है मेरा दोस्त, ये माइनस भी तो क्वेश्चन में दे रखा था। यहां देखिए माइनस भी तो नीचे में था, ये प्लस था, ऊपर वाला प्लस था, नीचे में माइनस था। तो माइनस का मतलब हो गया कि इसमें से इतना को घटाएंगे। तो बताइए मेरे दोस्त, अगर 50 में से आप, अगर आप मेरे दोस्त यहां पे बताइए 50 0 0 अगर हम कर देते हैं, इसमें से अगर आपको घटाना पड़ेगा 0.05, तो आप क्या कहेंगे, 10 में से 5 जाएगा तो यहां पे कितना बचेगा, 5, और ये 9 हो गया, यहां पे आपको 9, यहां पे 4 हो गया। इसका मतलब है कि लोअर लिमिट जो होगा, जो निम्न सीमा होगा, वो मेरे दोस्त कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 50 में से क्योंकि माइनस करना है तो माइनस इतना करना पड़ेगा, ये कितना होगा, तो 0.05 होगा। जब इसको घटा करके लिखेंगे तो ये वैल्यू कितनी होगी, कहेंगे 49.95 का होगा, 49.95 का होगा। ओ माय गॉड, समझना मेरी बात को मेरे दोस्त, ये आपका लोअर है, इससे नीचे नहीं जा सकते हैं, ये हमारा, इससे नीचे हम नहीं जा सकते, इससे नीचे गए तो रिजेक्ट हो जाएगा मान, अगर इससे ऊपर भी गए तो रिजेक्ट हो जाएगा। हमको क्या चाहिए, हमको इसी के रेंज में चाहिए, इसी के रेंज में चाहिए। ये जो दोनों डायमेंशंस आप देख रहे हैं ना, हम इसी के रेंज में हमको चाहिए, इसी के रेंज में चाहिए, यानी इसके बीच वाला चीज चाहिए, इनके बीच वाला चीज चाहिए। क्योंकि हम 50 तो बना नहीं सकते थे, 50 हमसे बन नहीं सकता था, क्योंकि थोड़ा बहुत एरर, या तो हम काम कर रहे हैं उस पर काम करेंगे, या फिर कोई काम करेगा उसकी वजह से, या फिर मशीन में भी थोड़ा बहुत वाइब्रेशन होता है, उनकी वजह से एरर आना तय है, इसीलिए उनका अपर लिमिट और लोअर लिमिट डिसाइडेड होता है। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं ना, उसका अपर लिमिट होगा, उसका लोअर लिमिट होगा, उनके डायमेंशंस में अपर और लोअर, उनके बीच वाला चीज को हम लोग बनाते हैं ताकि वो चीजें हमारी क्या होगी, एक्सेप्टेबल होगी। तो ये बात लिखने के बातें आपको समझ में आ गई होगी, क्यों हम लोग ऐसा करते हैं। 50 हमारा नहीं बनता है, इसलिए उसका उच्च, उसका निम्न लेते हैं, इसके बीच में हम प्रोडक्ट को बनाते हैं। अगर 49.97 का बन गया, 49.98 का बन गया, 49.99 का बन गया, अगर मेरे दोस्त 50.01 का बन गया, फिर भी एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर 50.05 के बाद 06 हो गया तो हम कहेंगे वो एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर कहेगा 49.9 मेरे दोस्त यहां पे अगर कह देगा कि 49 और नीचे चलेंगे, 49 मेरे दोस्त यहाँ पे 9 4 5 की जगह पे यहाँ पे 4 हो जाएगा, कहेंगे वो एक्सेप्टेबल नहीं है। हमारे लिए एक्सेप्टेबल क्या है, कहेंगे हमारे लिए एक्सेप्टेबल का यही रेंज है, जिसमें 50 में प्लस को जोड़ेंगे तो अपर मिलेगा, उच्च मिलेगा, और माइनस कर देंगे, घटा देंगे तो वो हमें निम्न मिलेगा। इसी के बीच में हम प्रोडक्ट को बनाएंगे और मेरे दोस्त हमारे प्रोडक्ट वो यूजफुल होगा। समझ रहे होंगे इस बात को। चलते हैं, तो यही चीज आपका लिखा हुआ था, लिमिट लिखा हुआ, देखिए यहाँ पे टर्मिनोलॉजी है लिमिट और फिट्स का, लेकिन हम लोग लिमिट के बारे में अपनी बात करेंगे, फिट्स को आप जाने दीजिए, लिमिट के बारे में हम बात करेंगे। तो लिमिट्स में किसी मूल साइज में स्वीकृत एक्सेप्टेबल वह अधिकतम छूट जिस पर पार्ट बनाए जा सकते हैं, उस पार्ट को लिमिट, वह पार्ट हमारा क्या कहलाता है, कहेंगे लिमिट कहलाता है। यानी कि जो छूट आप देते हैं ना, कम और ज्यादा का जो छूट देते हैं ना, यही उसकी लिमिट कहलाती है। उसके बीच में कहते हैं ना कि हमारा ये लिमिट है, हम इतना तक ही काम कर सकते हैं, मेरा ये लिमिट है, हम 2 घंटा ही काम कर सकते हैं, क्योंकि 2 घंटा हमारा लिमिट है। समझना बारीकी से, इसीलिए हम कहेंगे ये लिमिट है कि प्रोडक्ट यहां से यहां तक ही बन सकता है, इसी डायमेंशन का बन सकता है, ये इसका लिमिट है। अगर लिमिट क्रॉस कर गया ना तो कहेंगे वो रिजेक्टेड है, उसका कोई यूज नहीं है। समझना बारीकी से। अब चलते हैं अगला, नेक्स्ट जो है हमारा दोस्त, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अगला है हमारा, यहां पे दूसरा पॉइंट है हमारा, बस और बस लिमिट से ही रिलेटेड है, और उसको हम लोग क्या कहते हैं मेरे दोस्त, यहां पे बेसिक साइज का नाम देते हैं। समझना, बेसिक साइज क्या है, तो कहेंगे ये मूल साइज है। बेसिक साइज को हिंदी में क्या कहते हैं, मूल साइज। मूल का मतलब होता है कि जो हमें चाहिए था, हमें 50 जो है 50 चाहिए था, तो 50 मूल साइज है, लेकिन 50 से ज्यादा और 50 से कम ये रेंज था, लेकिन 50 क्या था, तो कहेंगे मूल साइज था। कह रहा, समझना बारीकी से,
बेसिक साइज किसको कहते हैं? वह माप, बेसिक साइज किसको कहते हैं? वह माप जिस पर छूट देकर उस माप की सीमांकन किया जाता है। समझना बारीकी से, आप 50 पे ही थोड़ा सा ज्यादा और 50 से ही थोड़ा सा कम ले रहे थे, तो 50 क्या है? तो कहेंगे मूल साइज जिस पे आप छूट दे रहे थे, ज्यादा और कम का छूट दे रहे थे, तो 50 जो है वो आपका मूल साइज होगा। मेरे को समझना बारीकी से, अगर मैं इसी को एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे तो समझना, यदि किसी अवयव का साइज ऐसा लिखा हुआ है, अगर किसी अवयव का साइज ऐसा लिखा हुआ, इसका मीनिंग क्या है? आप कहेंगे कि सर इसका मीनिंग ये हुआ कि हमें 50 mm चाहिए था, हमें 50 mm चाहिए था, लेकिन हमारी मशीन जो बना रही है ना, हमारी मशीन जो बना रही है, तो 50 में से कुछ घट रहा है, तो हम कहेंगे इसका निम्न, एक तो निम्न साइज बनेगा, इसका एक निम्न साइज बनेगा, समझना बारीकी से, इसका एक निम्न सीमा में बनेगा, और एक जो बनेगा प्रोडक्ट वो हमें उच्च सीमा में बनेगा। निम्न सीमा और उच्च सीमा के बीच में ये प्रोडक्ट बनेगा। हमको क्या चाहिए था? हमको 50 mm चाहिए था, लेकिन ये बनाना मुश्किल है क्योंकि मशीन वगैरह में भी एरर आएगा, नहीं पॉसिबल है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, 50 में कुछ प्लस जोड़ देते हैं, 50 में से कुछ घटा देते हैं। समझना बारीकी से। तो यहां पे कहेगा कि कोई बोलेगा कि ऐसा मीनिंग लिखने का मतलब क्या है, कहिएगा कि सर ये 50 जो है ना, ये हमें चाहिए था, जो कि मूल साइज था, लेकिन ये प्राप्त करना बहुत मुश्किल काम है, तो उससे कम थोड़ा सा, उससे थोड़ा सा ज्यादा, यानी उसके बीच में ही कोई प्रोडक्ट बना पाएंगे। तो 50 से अगर हम प्लस में जोड़ देंगे तो उच्च सीमा निकलेगा, 50 में से माइनस अगर इसको कर देंगे तो कहेंगे वह निम्न सीमा निकलेगा। तो बताइए 50 में अगर मेरे दोस्त इसको जोड़ देंगे कितना को, तो आप कहेगा सर 50, अब प्लस अगर हम लोगों को करना पड़ेगा यहाँ पे 50 प्लस में क्या, तो कहेंगे 0.02 करेंगे तो उच्च सीमा जो निकल करके आएगा, तो हम यहाँ पे सिंपली कहेंगे कि ये 50.02 ये हमारा क्या निकलेगा, इतना mm हमारा उच्च सीमा निकलेगा। अगर निम्न सीमा के बारे में बात करेगा तो इस 50 में से देखिए 50 हमारा बेसिक हो गया, इसी में से बढ़ा रहे हैं, इसी में से घटा रहे हैं, इसीलिए इसको हम लोग रेफरेंस मानते हैं। वो हमको चाहिए था लेकिन वो मिल नहीं रहा था, तो थोड़ा सा ज्यादा थोड़ा सा कम, कम वाले को निम्न सीमा, ज्यादा वाले को उच्च सीमा, उसी के बीच वाला पार्ट्स को हम लोग यूज करते हैं। तो बताइए 50 में से अगर 0.02 को अगर घटा देते हैं तो मेरे दोस्त आप देखो यहां से, अगर 50 में से 00 और 50 में से 0.02 को अगर घटा देते हो तो आपके पास क्या मिलेगा, तो ये 8 हो गया, यहां पे आपका 9 हो जाएगा, और मेरे दोस्त यहां पे 9 होगा, ये 4 हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपको निम्न सीमा जो निकल करके आएगा, आप कहेंगे 50 में से कितना घटाना पड़ेगा, तो कहेंगे 0.02 को अगर घटा देंगे तो ये वैल्यू कितना निकलेगा, कहेंगे ये वैल्यू मेरे दोस्त घटाने के बाद 49.98 निकल करके आएगा, यानी इतना mm का होगा। इसका मतलब है मेरे दोस्त कि इसका निम्न सीमा जो निकला, इसका निम्न सीमा जो निकला वो कितना निकला, तो कहेंगे इतना निकला। इसका उच्च सीमा जो निकला हुआ इतना निकला। इसका मतलब ये निम्न सीमा, ये उच्च सीमा, इसके बीच वाला जो होगा डायमेंशन उसी को यूज करेंगे, ये इसका मेन मकसद होता है। इसीलिए मेरे दोस्त बेसिक साइज कहने का मतलब जो हमें चाहिए था, मशीन नहीं कर पा रहा है, तो थोड़ा सा ज्यादा थोड़ा सा कम, उसी बेसिक साइज पे हम लेते हैं। तो बीच वाला ग्राफ में याद कीजिएगा, मैंने आपको जो ग्राफ बताया था इसका, ये वाला जो ग्राफ मैंने बनाया था, ये वाला जो ग्राफ आप देखे थे, तो ये जो लाइन था ना, हमको ये चाहिए था, और इसकी वैल्यू 50 mm मैंने बताया था, ये हमको चाहिए था, ये चाहिए था, लेकिन इतना नहीं कर पाया, तो कहेंगे उसका कुछ अपर लिमिट था, उसका कुछ अपर लिमिट, और इसका कुछ लोअर लिमिट था। यानी कहने का मतलब है अगर इधर गया तो कहेंगे रिजेक्ट होगा, अगर इधर भी गया लोअर लिमिट से नीचे आया कहेंगे रिजेक्टेड होगा। इसी के बीच वाला हमको चाहिए था, जो हमें नीड था, तो हम कहेंगे ये हमारा रेंज होगा। तो अपर लिमिट लोअर लिमिट का बीच वाला हमें चाहिए था, तो अपर लिमिट लोअर लिमिट, अपर लिमिट लोअर लिमिट, इनका बीच वाला प्रोडक्ट हमें चाहिए था, यही हमें तैयार होकर के आता है। इनका बीच वाला कोई भी प्रोडक्ट का डायमेंशन अगर निकल करके आता है तो हमारे लिए यूजफुल होगा। अगर इससे ज्यादा होता तो फिर भी हमारे लिए काम का नहीं होता, अगर इससे कम भी कहते फिर भी हमारे काम का नहीं होता। तो ये बात आपको, ये जो लिखा हुआ इसका मीनिंग मेरे दोस्त ये होता है। चलिए आगे चलते हैं और अगली कहानी को मेरे दोस्त देखते हैं। इसमें तीसरा जो पॉइंट है इसको हम लोग जानते हैं। अब थर्ड पॉइंट आता है, आपको लिमिट समझ में आ गया कि लिमिट का क्या यूज होता है, क्यों हम लोग अपर लेते हैं, क्यों हम लोग लोअर लिमिट लेते हैं, क्यों हम लोग लोअर लिमिट लेते हैं, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि मशीन को बनाना बहुत मुश्किल काम है।
तो मेरे दोस्त आपको लिमिट भी लिखने में कोई परेशानी नहीं होगी। आपको अगर कोई बोल देगा कि 40 का चाहिए तो 40 से थोड़ा सा ज्यादा, 40 से थोड़ा सा कम, लेकिन ये क्वेश्चन में आपको मेंशन कर देगा। तो जैसे कि मैं एग्जांपल लिया था 50 में प्लस माइनस 0.05 प्लस 50 में 0.02 कर दिया था प्लस माइनस में, तो इसी से आप जान सकते हैं कि अपर लिमिट लोअर लिमिट आप निकाल सकते हैं। ये बातें आपके दिमाग में आ गई होगी कि क्यों हम लोग ऐसा करते हैं, क्योंकि 50 लाना मुश्किल है, एरर की वजह से थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, इसीलिए मेरे दोस्त उसके उच्च लिमिट और निम्न लिमिट आते हैं। अब समझना कि मेरे दोस्त एक हमारे पास एक टर्म आता है, वो तो लिमिट्स आपका खत्म हो गया। अब आता है एक टर्म मेरे दोस्त फिट, हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी फिट्स की चर्चा मैं नहीं करूंगा। अभी हम लोग लिमिट को समझ पाए कि लिमिट क्यों लेते हैं, लिमिट का रेंज क्या होता है, हमारे लिए कितना वो यूजफुल होगा, इंटरचेंजेबिलिटी का क्या यूज होता है, क्या क्वेश्चन वहां से पूछ सकता है, क्या थ्योरेटिकल क्वेश्चंस निकल करके आता है, इससे क्या न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनेंगे, इनका क्या यूज होगा, इन सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। जैसा कि मेरे दोस्त यहाँ पे आप देख रहे हैं टॉलरेंस जोन है, समझना बारीकी से टॉलरेंस जोन क्या होता है। ये टॉलरेंस जोन क्या होता है, ऐसे कॉपी किताब में लिखा हुआ देखेंगे ना, एक दिन देखिएगा, 2 दिन पढ़िएगा, तीसरे दिन पढ़िएगा, अब भूल जाइएगा। लेकिन मेरा दोस्त जो मैं कह रहा हूं ना, इसको सुन लेना और इसको समझ लेना, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे आप। लेकिन समझना गौर से मेरे दोस्त, मैं आपको जो कहने जा रहा हूं इस बात को समझना। अगर हम बात करेंगे, कभी भी अगर हम बात करेंगे टॉलरेंस जोन का, अभी मैंने एग्जांपल लिया था कि हमें मेरे को समझना चाहिए, हमें इस बात को पता होना चाहिए। अभी जस्ट मैंने ये एग्जांपल करवाया कि हमें 50 mm का प्रोडक्ट चाहिए था। जब 50 mm का चाहिए था तो इससे निम्न सीमा निकल करके कितना आया था, तो कहेंगे 49.98 mm का आया था। समझना जो मैं कह रहा हूं, और इसका जो उच्च सीमा आया था तो इसमें हमने जोड़ दिया था 0.02 को, तो ये कितना निकल आया था, कहेंगे 50.02 mm का ये निकल करके आया था। तो हमको ये पता चल गया कि 50 बनाना था, ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए लोअर लिमिट और अपर लिमिट लिए। लेकिन मेरे दोस्त याद रखना, कभी भी अगर टॉलरेंस जोन आपसे पूछ लेता है ना, तो कहना कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच का जो गैप होगा ना, जो हमें डिजायर्ड है, जो उसका रेंज होगा ना, वही उसका टॉलरेंस जोन होता है। समझना बारीकी से मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा हूं आपसे कि ये लोअर लिमिट है, ये निम्न सीमा है, ये उसका उच्च सीमा है। इस निम्न सीमा और उच्च सीमा में जो डिफरेंस होगा ना, यही उसका टॉलरेंस जोन होगा। कोई भी प्रोडक्ट अगर बना रहे हैं, कह दिया उस प्रोडक्ट का टॉलरेंस जोन क्या होगा, तो कहना उसके उच्च सीमा और निम्न सीमा का जो डिफरेंस होगा ना, दैट इज टॉलरेंस जोन, उसका वही टॉलरेंस जोन होगा। तो समझना मेरे दोस्त मेरी बात को, बताओ इसका टॉलरेंस जोन कितना होगा। अगर आपको कह देगा कि बताओ मेरे दोस्त इसका टॉलरेंस जोन कितना होगा, तो आप क्या कहोगे, इसका टॉलरेंस जोन जो होगा, इसका टॉलरेंस जोन कितना होगा। समझना बारीकी से, इसका टॉलरेंस जोन कितना होगा, मैं जो कहना चाह रहा हूं। तो टॉलरेंस जोन कहने का मतलब इसका निम्न सीमा, इसका उच्च सीमा, दोनों का डिफरेंस लेना है। तो आप कहेंगे इसमें से इसको घटाना पड़ेगा, बिल्कुल घटाना पड़ेगा मेरे दोस्त। आप जब इसको घटाएंगे तो उच्च सीमा कितना है, तो आप कहेंगे 50.02 है, निम्न सीमा कितना है, तो आप कहेंगे 49.98 है। तो आप इसको जब घटाएंगे, माइनस करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, 12 में से 8 जाएगा तो यहां पे 4 बचेगा, 9 में से 9 जाएगा तो यहां पे 0 बच गया, और मेरे दोस्त यहां पे आपको कितना बचेगा, तो 9 में से 9 गया तो यहां पे 0 हो जाएगा, और मेरे दोस्त यहां पे भी आपको क्या कहेगा, तो यहां पे भी आपका 0 हो गया। इसका मतलब है मेरे दोस्त कि टॉलरेंस जो जोन है ना, जो टॉलरेंस जोन है वह कितना निकल करके आया, तो कहेंगे टॉलरेंस जोन दोनों का डिफरेंस होगा, और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही टॉलरेंस जोन होगा, और वह कितने के बराबर निकल करके आया मेरे दोस्त, तो आप कहेंगे ये वैल्यू मैंने यहां पे दोनों को घटा करके देख लिया, ये वैल्यू कितना निकल करके आ रहा, तो हम कहेंगे यह हमारा 0.04 mm का निकल करके आया। इतना mm का टॉलरेंस जोन हमने दिया। टॉलरेंस का मतलब होता है कि छूट, टॉलरेंस का मतलब होता है छूट देना, अपर और लोअर दोनों के बीच का डिफरेंस। तो मेरे दोस्त ये बातें आपको समझ में आ गई होगी कि टॉलरेंस जोन क्या होता है। अब जब आप इसको पढ़िएगा ना, एकदम क्लियर हो जाएगा। समझना बारीकी से, टॉलरेंस जोन यानी कि सीमांतर, इसको हिंदी में हम सीमांतर बोलते हैं, यानी कि सीमा के अंतर, सीमा का अंतर, उच्च सीमा निम्न सीमा का अंतर सीमांतर कहलाता है, टॉलरेंस जोन कहलाता है। सेम अब समझना, किसी जॉब का, जॉब मतलब क्या मेरे दोस्त, आप कहेंगे कोई भी काम अगर कर रहे हैं, कोई भी वर्क पीस तैयार कर रहे हैं, कोई भी आप वर्क पीस, कोई भी कार्यखंड आपका है, तो वह जॉब कहलाता है। किसी जॉब की उच्च सीमा तथा निम्न सीमा के अंतर को सीमांतर कहते हैं। उच्च सीमा ये वाला, निम्न सीमा ये वाला, इन दोनों का जो अंतर था वही तो टॉलरेंस जोन कहला रहा है। मेरे दोस्त कितना नीट एंड क्लीन है,
समझना बारीकी से। अगर समझ लिए ना तो यही कहानी खत्म। इतना करने की जरूरत ही नहीं है, इतना फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला तो खुद डेवलप कर पाएंगे मेरे दोस्त। अगर हम कंसेप्ट चलेंगे तो फॉर्मूला ऑटोमेटिक डेवलप हो जाता है। तो हम कहेंगे इसी चीज को उच्च सीमा में से निम्न सीमा, उसी को टॉलरेंस जोन बोल दिया। फिर भी मैंने यहाँ पे आपके लिए एक फॉर्मूला यहाँ पे डेवलप कर दिया है कि आप सीमांतर के लिए कहेंगे उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटा देंगे। कोई भी प्रोडक्ट, ये पेन था तो इसका उच्च सीमा भी लेकर के चला होगा, इसका निम्न सीमा भी होगा, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा ना मेरे दोस्त, वही इसका टॉलरेंस जोन। समझ में आ गया होगा ये बात। तो आपको ये चीजें समझ में इतना तक आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे यहां पे कि टॉलरेंस जोन जो सीमांतर होते हैं ना, वो भी दो तरह के होते हैं। टॉलरेंस जोन भी दो तरह। हमें लगता है कि टॉलरेंस तक में आपको कहीं से कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन मेरे दोस्त अब आते हैं, हम लोग बात करते हैं यहां पे टॉलरेंस जोन के बारे में। हम लोग बात करते हैं कि टॉलरेंस जोन तो हमने सीख लिया, उच्च सीमा में से निम्न सीमा को अगर घटा देंगे तो वो टॉलरेंस जोन देगा। इसका मतलब है सीमा जो था उसका उच्च सीमा निम्न सीमा, उसमें अंतर, उच्च सीमा निम्न सीमा, सीमांतर, सीमा में अंतर, उच्च सीमा निम्न सीमा, सीमांतर, सीमा में अंतर, उच्च सीमा निम्न सीमा, सीमांतर कहलाता है, यानी कि टॉलरेंस जोन कहलाता है। बस और बस वही किए। सीमा ये है, निम्न है, ये उच्च है, सीमा में अंतर किए तो टॉलरेंस जोन निकल कर आया, जिसको आप सीमांतर कहते हैं। चलिए, आपको अगर कोई भी एग्जांपल दे दिया जाए, आप आसानी से आप यहां पे निकाल पाएंगे। तो मैं एक काम करता हूं मेरे दोस्त, यहां पे एक पेज में लेता हूं और यहां पे एक एग्जांपल मैं आपको करवाता हूं, ताकि आपको ये चीज एकदम क्लियर हो जाएगा। मेरे दोस्त यहां पे एक एग्जांपल मैं कंसीडर करता हूं। जैसे कि मेरे दोस्त, मेरे पास एक एग्जांपल है यहां पे। अगर मैं यहां पे लिखूं कि 50 में प्लस और माइनस को, मैं यहां पे ये कहूं कि 50 में प्लस और माइनस में अगर मैं यहां पे 0.05 अगर मैं कंसीडर करता हूं, अगर आपसे कहेगा मेरे दोस्त कि बताइए इसका सीमांतर कितना होगा, आपसे पूछ लेगा, ये क्वेश्चन है, इतना डायमेंशन दिया हुआ है, इसका इसमें से इसका लिखना पड़ेगा कि इसका सीमांतर क्या होगा। समझना बारीकी से मैं जो कह रहा, इसका सीमांतर क्या होगा। आपसे ये क्वेश्चन कहेगा इसका सीमांतर क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन रैंडमली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा जाएगा, इसका सीमांतर क्या होगा। तो आप कहेंगे सीमांतर, सीमा में अंतर, उच्च सीमा निम्न सीमा। कोई भी प्रोडक्ट बनाएंगे तो वो प्रोडक्ट का उच्च सीमा और निम्न सीमा होता है, उसी के अंतर को कहेंगे। तो प्रोडक्ट का उच्च सीमा निम्न सीमा यही तो दे रखा है। तो आप कहेंगे सर ये तो बेसिक चाहिए था, ये तो 50 जो है ना ये एक्यूरेट चाहिए था, लेकिन इतना पॉसिबल नहीं था। तो कहेंगे इसी को बेस साइज, इसी को मूल साइज या बेसिक साइज कहते थे। तो हम कहेंगे कि 50 हमें चाहिए था, लेकिन 50 बनाना मुश्किल था, तो हम थोड़ा सा लोअर लिमिट, थोड़ा सा अपर लिमिट, यानी कि निम्न सीमा, समझेंगे बात को। हमने इसका निम्न सीमा निकाला, इसका निम्न सीमा निकाला, इसका हमने उच्च सीमा निकाला। समझना बारीकी से, निम्न सीमा और उच्च सीमा इसका निकाला। तो निम्न सीमा निकालने के लिए 50 में से प्लस, 50 में से घटा देंगे इतना और 50 में से ना जोड़ देंगे। बताइए 50 में से प्लस वाले को जोड़ेंगे तो ज्यादा होगा, तो कहेंगे उच्च हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेगा सर उच्च सीमा जो होगा ना ये कितना आ जाएगा, आप यहीं पे लिख लेना। उच्च सीमा की जो वैल्यू होगी ना वो आपको यहाँ पे 50 दशमलव, समझना बारीकी से, ये वैल्यू कितना होगा तो कहना कि ये 50 दशमलव, जोड़ करके देखना। 50 में प्लस करने वाले को तो कहेंगे 50.05 इतना mm का उच्च सीमा होगा। निम्न सीमा कितने का होगा, इसमें से 50 में से आपको माइनस करना पड़ेगा ये वैल्यू को। इसको लिखने का तरीका ही होता है, आप इसमें से इसको घटाएंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, तो आप कहेंगे निम्न सीमा जो होगा 49.95 mm निकल करके आएगा। अब मेरे दोस्त आपको क्या चाहिए था, आपको सीमांतर चाहिए था। सीमा में अंतर, निम्न सीमा उच्च सीमा में अंतर, निम्न सीमा उच्च सीमा में अंतर, आपको सीमांतर चाहिए था। आपको सीमांतर चाहिए था मेरे दोस्त। कहेंगे बिल्कुल, आप कहेंगे सर सीमांतर के लिए क्या करेंगे, उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटा देंगे। उच्च सीमा समझना बारीकी से, उच्च सीमा में से क्या करेंगे, आप कहेंगे उच्च सीमा में से आप निम्न सीमा को अगर घटा देते हैं तो उच्च सीमा कितना है, कहेंगे इतना है। उच्च सीमा में रखेंगे 50.05 को और निम्न सीमा को रखेंगे 49.95 यानी कि 49.95। इन दोनों को घटाएंगे मेरे दोस्त तो कितना निकल करके आएगा। तो आपको अगर नहीं होता तो आप यहां पे कर सकते हैं गुना भागा, जो भी करना है। 49.95 अगर करते हैं तो 5 में से 5 जाएगा तो 0, 10 में से 9 जाएगा तो 1, यहां पे 9 में से 9 जाएगा तो यहां पे क्या होगा मेरे दोस्त, कहेंगे यहां पे दशमलव के बाद ये आपका 0 होगा, ये भी आपका 0। इसका मतलब है कि यहां पे जो टॉलरेंस जोन आया, जो सीमांतर आया,
0.10। कितने का आया मेरे दोस्त, समझना बारीकी से, 0.10 का आया। इसका मतलब है इतना mm जो होगा उसके अंदर सीमांतर होगा। इसका मतलब है कि सीमांतर का मान कितना निकल कर आया, कहेंगे सीमांतर का जो वैल्यू होगा, सीमांतर का जो वैल्यू निकल कर आया वह 0.10 mm निकल कर आया। 0.0 यहां पे 0.10 घटाने के बाद इतना आ गया। कहेंगे यही इसके आंसर्स होंगे। तो बताइए इसमें कुछ था क्या? कुछ नहीं था। अगर प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो आसानी से बनेगा। अब हम कह पाएंगे कि लिमिट क्यों पढ़ते हैं। लिमिट इसलिए रखते हैं क्योंकि प्रॉपर नहीं बन सकता है तो थोड़ा ज्यादा थोड़ा सा कम लेते हैं, उसके बीच में निम्न सीमा उच्च सीमा डिसाइड करते हैं, उसका सीमांतर भी हम निकाल पाते हैं। अगर जो हमें चाहिए, मूल हमें 50 चाहिए था लेकिन मूल नहीं बन सकता है, लेकिन उसको हम रेफरेंस मान करके थोड़ा सा ज्यादा उसी पे और उसी से थोड़ा सा कम लेकर के हम क्या करते हैं, लिमिट रख देते हैं। तो मेरे दोस्त इसी तरह से हम लोग इसका यूज करते हैं। चलते हैं आगे की कहानी को यहां पे प्रोसीड करते हैं और अगला मेरे दोस्त देखते हैं यहां पे आपके सामने, यहां पे टॉलरेंस के बारे में बात कर रहा था। तो देखिए टॉलरेंस भी दो तरह का, एक यूनिलेटरल होगा, एक आपका बायलेटरल होता है। टॉलरेंस भी आपका दो तरह का होगा, एक यूनिलेटरल होगा, एक बायलेटरल होगा। मेरे दोस्त जो बचा हुआ टॉपिक है यूनिलेटरल बायलेटरल, इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हम जितना तक बताए आज हम यहीं पे छोड़ते हैं। एक से एक क्लास का कॉन्सेप्ट आपको दिखेगा, मैं जितना करवा दूंगा ना, आप दिमाग में अगर सही से सेट कर लोगे ना तो आपको बार बार बुक पढ़ने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। बस और बस आपको क्वेश्चन लगाना है, खोज करके बनाना है, क्या कह रहा था एक बार बारीकी से देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। तो इस क्लास को आज हम यहीं पे ओवर करते हैं। जितना तक हमने करवाया है इसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। लेकिन मेरी क्लासेस आज की ये पहली क्लास थी। अब जो क्लासेस होंगी वो मेरे 5 मई से क्लासेस चलेगी, क्योंकि कुछ कारणवश हम 2-3 दिन के लिए अब्सेंट हो रहे हैं। इसके बाद हम मिलेंगे आपको 5 मई में। तो आज हम क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं, फिर हम मिलते हैं आपको 5 मई को अपने समय के साथ। मेरे दोस्त इसी तरह से आप बने रहिएगा और इस वीडियो को देखिए, एंजॉय करिए और इससे सीखने का कोशिश करिए। अगर कुछ समझ में नहीं आते रहता है तो आप मैसेज करते रहेंगे और उस चीज को हम देखेंगे। चलिए ओके, बाय बाय।